वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। यहाँ पर हम एक सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं जहाँ पर हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। उन्होंने अपने टेन्योर में क्या क्या काम किया है, कौन सी वॉर लड़ी है या फिर कौन सी ट्रिटी संधियाँ साइन हुई हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं। इसके पहले मैंने कई सारे वीडियो आपके लिए बनाए हैं, कई सारे गवर्नर्स को हमने डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे तो आपको डेफिनेटली इस टॉपिक से, इस सीरीज़ से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि गवर्नर जनरल और उनके द्वारा स्टार्ट की गई पॉलिसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एक नए गवर्नर के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो है लॉर्ड अमहर्स्ट। तो लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1823 से लेकर 1828 के बीच में रहे हैं। अच्छा, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि इनके पहले और कौन कौन से गवर्नर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है। फटाफट से एक क्विक रिवीजन लेते हैं, उसके बाद आज की कहानी को हम शुरू करेंगे। आप लोगों से अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं आपको इनके टेन्योर के समय के, वो आप इन्हें नोट डाउन करते जाइए, जिससे एग्जाम में आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगी। नहीं तो आप आज की क्लास का जो हमारा ये सीरीज़ चल रहा है, इसका आप PDF भी ले सकते हैं और PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। सीरीज़ अगर पसंद आ रही है, आपको यूज़फुल लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है और आपको लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। ओके, इसके पहले मैंने आपको वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बताया था। वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। 1773 से 1785 तक इनका टेन्योर था। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, इनके समय आया था। पिट्स इंडिया एक्ट आया था, रोहिला वॉर हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इनके समय हुआ था, ट्रिटी ऑफ सालबाई की संधि इनके समय हुई थी। इसके अलावा सेकेंड मैसूर वॉर 1780 से 84 के बीच में वॉरेन हेस्टिंग के समय लड़ा गया था। नेक्स्ट हमने बात की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समय था वो 1786 से 1793 का था। इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अब परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, इसके अलावा रैयतवाड़ी सिस्टम क्या है, महलवाड़ी सिस्टम क्या है, ये सारे चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। अगर आप गवर्नर जनरल की सीरीज़ को स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको इन सारे टर्म्स के बारे में जानकारी होगी। थर्ड मैसूर वॉर जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लड़ा गया और ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टम साइन की गई थी। परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त भी लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे। नेक्स्ट हमने बात किया था लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। 1798 से 1805 के बीच में इन्होंने सहायक संधि या सब्सिडी अलायंस की शुरुआत की थी। तो सब्सिडी अलायंस, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। सहायक संधि लेकर आए थे कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। इनके समय पे फुल एंड फाइनल चौथे नंबर का मैसूर वॉर हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे 1799 में। और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो भी लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था। फिर मैंने लॉर्ड मिंटो वन के बारे में आपको बताया था। लॉर्ड मिंटो वन का समय 1807 से 1813 तक था और राजा रणजीत सिंह के बीच में और ब्रिटिश इंडिया के बीच में ट्रिटी ऑफ अमृतसर 1809 में साइन की गई थी लॉर्ड मिंटो वन के समय। नेक्स्ट मैंने आपको लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में बताया था। लॉर्ड हेस्टिंग और वॉरेन हेस्टिंग में अंतर है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। आने वाले वीडियो में हम वॉरेन हेस्टिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम जानते हैं लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। 1813 से लेकर 1823 के बीच का इनका टेन्योर था। इनके समय पे पहली गोरखा वॉर हुई थी, या पहला जो आपका एंग्लो नेपालीज वॉर है वो लड़ा गया था, जिसके बाद सिगोली की संधि हुई थी 1816 में। 1816 में ट्रिटी ऑफ सगौली हुई थी और आज भी हम इस ट्रिटी ऑफ सगौली को मानते हैं। हमारी बाउंड्री हम डिफाइन करते हैं इस ट्रिटी से। वैसे ही आज मैं आपको एक और ट्रिटी के बारे में बताने वाली हूँ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था और रैयतवाड़ी सिस्टम की जो शुरुआत हुई थी वो भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय, उनके टेन्योर के समय हुई थी। ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। इसके अलावा मैंने रॉबर्ट क्लाइव पे भी सेपरेट वीडियो बनाया था। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में। और ये भारत के गवर्नर 1823 से लेकर 1828 के बीच में रहे हैं। ठीक है, अब इनका टेन्योर से पहले, मतलब जब ये भारत के गवर्नर नहीं बने थे, गवर्नर जनरल नहीं बने थे, उसके पहले का कहानी अगर हम देखते हैं तो ये ब्रिटिश कमांडर थे अमेरिका में 1758 से 1763 के बीच में। और 1816 में जब हम सिगौली की संधि साइन कर रहे हैं ना नेपाल के साथ, उस समय की बात हो रही है कि 1816 में इन्हें चाइना भेजा गया। ठीक है ना, चाइना में उस समय जो थी वो क्विंग डायनेस्टी थी और उस डायनेस्टी में ये एम्बेसडर के रूप में भेजे गए थे और इनका काम था कि ब्रिटिशर्स के बीच में और
चाइना के जो किंगडम है उनके बीच में अच्छे रिलेशंस को सेटअप करना, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से इस काम को निभाया। इन्होंने चाइना और यूनाइटेड किंगडम के बीच के कमर्शियल रिलेशंस को सेटिस्फैक्ट्री करने का काम किया था। ठीक है, अगर इनके टेन्योर के बारे में बात करें तो इनके टेन्योर में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हुई हैं जिनके बारे में आज हमें डिस्कशन करना है। इनके समय पे पहला एंग्लो वर्मीज वॉर हुआ था। वर्मा जो जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, तो वर्मा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का जो पहला बैटल हुआ था वो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था। ठीक है, अगली बात जो हुई थी वो हुई थी बैरकपुर म्यूटिनी थी। अब ये बैरकपुर छावनी आप 1857 की क्रांति से लिंक मत कीजिएगा, वो बैरकपुर छावनी की घटना अलग है जो 1857 के रिवॉल्ट से है। लेकिन अभी हम यहाँ पे 1857 के रिवॉल्ट के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, उसके पहले हम एक विद्रोह हुआ था उसके ऊपर आज हमें चर्चा करनी है। तो इनके टेन्योर की ये 2 खास बातें जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो वर्मीज वॉर के बारे में, क्या रीज़न थे और क्या संधि इसमें साइन की गई। तो देखिएगा, ये जो आपको ग्रीन कलर की पूरी बाउंड्री दिख रही है ये आज का म्यांमार है। ठीक है ना, उस समय इसे वर्मा कहा जाता था, ये आज का म्यांमार है। लेकिन ये म्यांमार और भी बड़ा था, मतलब इससे भी बड़ा था ये म्यांमार उस समय, क्योंकि म्यांमार में जो किंगडम था, म्यांमार की जो डायनेस्टी थी वो इन्वेट करने की कोशिश कर रही थी, और उसने अभी हमारा वर्तमान का जो नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, उन एरिया को भी ऑक्यूपाई करने का काम कर लिया था। तो आप कह सकते हैं कि म्यांमार जो था पूरा ये आपका नागालैंड, असम और मणिपुर तक फैला हुआ था। और असम में आपको अहोम डायनेस्टी देखने को मिलेगी, और अहोम डायनेस्टी के बाद से ही फिर ब्रिटिश एम्पायर की शुरुआत होती थी। क्लियर है, तो ये वर्तमान का म्यांमार और उस समय के म्यांमार में मैंने हमको अंतर समझाया कि क्या डिफरेंसेस थे। ठीक है, अब चाहे वो वर्मीज थे या फिर ब्रिटिशर्स थे, दोनों की पॉलिसी थी एक्सपांड करने की, अपने एम्पायर को, अपने किंगडम को एक्सपांड करने की पॉलिसी दोनों चलाते थे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करते तो वर्मा का जो डायनेस्टी था, वर्मा का जो रूलर थे, वहाँ पे जो डायनेस्टी थी उसका नाम था कॉनवॉन्ग डायनेस्टी। और कॉनवॉन्ग डायनेस्टी ने क्या किया था, इन्वेट करने की कोशिश की थी थाईलैंड की तरफ। यहाँ पे जो थाईलैंड आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पर इन्होंने श्याम रीजन में इन्होंने इन्वेट करने की कोशिश की थी। और उस समय अगर थाईलैंड के बारे में बात करते हैं तो थाईलैंड में उस समय जो था वो अयोध्या किंगडम यहाँ पर था। और 1765-1769 में इन्होंने श्याम पे इन्वेट करने की कोशिश की। तो यहाँ पे थाईलैंड की जो डायनेस्टी थी उन्होंने हेल्प मांगी किससे, चाइना से। इन्होंने हेल्प मांगी किससे, चाइना से। और चाइना में कौन थी, किंग किंगडम था या किंग डायनेस्टी वहाँ पर बिलोंग करती थी, तो उनसे इन्होंने मदद मांगी। और उसके बाद यहाँ पे जो थी वर्मीज़ की हार हुई। यहाँ पे क्या हुई, फिर वर्मीज़ की हार हुई। तो वर्मीज़ ने सोचा यार हम इस तरफ तो अपना एक्सपांड नहीं कर सकते अपने किंगडम को, तो अब हमको क्या करना चाहिए, अब हमको अपने नॉर्थ की तरफ जो है वो एक्सपांड करना शुरू करना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। तो प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं थाईलैंड पे, वर्मीज़ ने वहाँ पर हमला किया था। वर्मीज़ ने जब हमला किया तो थाईलैंड ने चाइना की मदद मांगी, और फिर उसके बाद वर्मीज़ वहाँ से हार गए। और फिर वर्मीज़ ने सोचा कि नहीं, अब हमको जो है वो साउथ की तरफ नहीं, नॉर्थ की तरफ इन्वेट करना चाहिए, और वेस्टर्न साइड में जो है वो इन्वेट करना शुरू करना चाहिए। तो जो वर्मीज़ लोग थे इन्होंने अपने वेस्टर्न साइड पे जो है वो इन्वेट करना शुरू किया, अपनी जो पॉलिसीज़ थी वो वेस्टर्न साइड पर ले गए। अगर आप मैप में समझेंगे तो ये म्यांमार है या वर्मा है, और इनकी वेस्टर्न साइड में आपको यहाँ पर एक रीजन मिलेगा जो आज के समय में रखाइन प्रांत है, रखाइन रीजन है। उस समय इसका नाम था अराकान। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस अराकान को इन्वेट कर लेते हैं, अराकान पे कब्जा कर लेते हैं। अच्छा, ब्रिटिशर्स जो थे ना वो हमेशा से चाहते थे जितनी भी कोस्टल रीजन है, कोस्टल सिटीज़ हैं, कोस्टल बाउंड्रीज़ हैं, उन पे कब्जा किसका रहा है, ब्रिटिशर्स का रहा है। क्योंकि उस समय जो मैक्सिमम और आज भी जो मैक्सिमम ट्रेड होता है वो सी के ज़रिए होता है, समुद्र के ज़रिए होता है। तो जिनके पास पोर्ट्स होते हैं तो वो आसानी से जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो उस समय ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि ये जो कोस्टल वाले बाउंड्रीज़ का रीजन है, चाहे वो अराकान रीजन हो, रंगून हो, इन सब पे ब्रिटिशर्स अपना कब्जा कर ले, ऐसा वो लोग सोचते थे। क्लियर है। तो यहाँ पे अब म्यांमार सोच रहा है कि अब मुझे साउथ की तरफ तो हम इन्वेट नहीं कर पा रहे हैं, श्याम पे इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की थी लेकिन हार गए थे, तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि हमें वेस्ट डायरेक्शन पे जो है वो इन्वेट करना चाहिए और अपनी पॉलिसीज़ को एक्सपांड करना चाहिए वेस्टर्न साइड में। तो उन्होंने किस पे हमला किया, अराकान पे हमला किया, और अराकान का जो रीजन था उसको ऑक्यूपाई कर लिया। किसने, वर्मीज़ ने। क्लियर हो गया, वर्मीज़ ने अराकान का जो रीजन था उसे ऑक्यूपाई कर लिया, जिसे हम प्रेजेंट डे का मणिपुर का एरिया भी बोल सकते हैं। अब अराकान की जो बाउंड्री थी ना वो ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ बंगाल से कनेक्ट होता था, और बंगाल तो आपको पता है ब्रिटिशर्स के कब्जे में था। तो एक तरीके से अराकान की बाउंड्री जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ लग रही है, और अराकान पे कब्जा किसने कर लिया है, वर्मीज़ ने। तो अब यहाँ पर
ब्रिटिशर्स सोच रहे हैं अगर ये वर्मीज़ लोग आगे बढ़ेंगे तो ये तो हमारे एरिया में घुसेंगे, हमारे एरिया में एंटर होंगे, अब इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनको रोकना तो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे किंग चेंज होते हैं वर्मा के, और वर्मीज़ फोर्सेस के जो नए किंग बनते हैं उनका नाम होता है वोदा पाया। वोदा पाया जो है उन्होंने एंट्री कर लिया अराकान में। उसके बाद उन्होंने सोचा कि जो असम और मणिपुर, मॉडर्न मणिपुर का रीजन है उसको भी हम ऑक्यूपाई करते हैं। तो मॉडर्न मणिपुर के रीजन को उन्होंने 1813 में, और असम असम के रीजन को 1817 से 19 के बीच में इन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। असम में उस समय अहोम डायनेस्टी थी, और अहोम लोगों पे इन्होंने क्या किया, वर्मीज़ ने हमला किया, अहोम लोगों को हराया, और असम के रीजन को ऑक्यूपाई करने का काम किसने कर लिया था, वर्मीज़ ने। तो इस तरीके से जो वर्तमान का म्यांमार है या वर्मा है, वो आप देख सकते हैं कि उनका एक्सपांशन मणिपुर, असम, नागालैंड के रीजन तक फैला हुआ था। क्लियर है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई कि बंगाल की बाउंड्री या ब्रिटिशर्स की जो बाउंड्री थी वो वर्मीज़ के साथ लगने लगी। ठीक है, वर्मीज़ के साथ यहाँ पे लगने लगी, और दोनों की बाउंड्री कोई डिफाइन तो थी नहीं। तो दोनों की बाउंड्री जब डिफाइन नहीं थी तो बार बार क्या होते थे, क्लैशेस होते थे। कभी वर्मीज़ जो है कुछ आइलैंड पे ब्रिटिशर्स के कब्जा कर लेते थे, कभी ब्रिटिशर्स आगे बढ़ते थे। तो इस तरीके से हमेशा जो है वो क्लैशेस या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होते रहते थे। ठीक है, ये होते रहते थे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो गवर्नर थे लॉर्ड अमहर्स्ट, इन्होंने डिक्लेयर कर दी वॉर अगेंस्ट द वर्मीज़। तो यहाँ पर वॉर डिक्लेयर हो गई थी 1824 में, 1824 में पहली एंग्लो वर्मीज़ वॉर को लड़ना शुरू किया गया। 1824 से 1826 तक 2 साल लगभग ये वॉर चली। जो ब्रिटिशर्स आर्मी थी उन्होंने अलग अलग रीजन से, लैंड से भी और सी से भी, 2 अलग अलग जगहों से जो है वो अटैक करना शुरू किया। ठीक है, 2 फ्रंट थे वॉर के। ठीक है, 2 फ्रंट थे, 2 तरफ से ब्रिटिशर्स ने जो है अटैक किया वर्मीज़ पे। पहला था लैंड रूट, नॉर्थ ईस्ट के रीजन से। नॉर्थ ईस्ट के रीजन से आप यहाँ देखेंगे चिटगांव से होते हुए यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न के रीजन से जो है वो ब्रह्मपुत्र वैली से जो है वो हमला किया। एक तो लैंड रूट से हमला किया। अच्छा, उस समय जो म्यांमार या वर्मा था ना, उनकी जो कैपिटल थी वो एवा थी। उनकी कैपिटल, आज तो हम देखते हैं नाइपीताऊ जो है वो कैपिटल है, लेकिन उस समय जो कैपिटल थी वो एवा कैपिटल थी। इस बात को भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। दूसरा, आर्मी ने अटैक किया यहाँ पे सी रूट से। सी रूट से वो भी कहाँ से, रंगून की तरफ से, यहाँ से जो है वो सी रूट से अटैक किया। तो एक नॉर्थ ईस्टर्न के रीजन से जो है ब्रिटिशर्स की आर्मी आ रही है, और एक सी रूट से रंगून की तरफ से जो है ब्रिटिशर्स की आर्मी आ रही है। उस समय काफ़ी रेनी सीजन था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जंगल के एरिया में, अब यहाँ तो पूरा जंगल एरिया आ जाएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारी पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, गारो खासी जयंती जैसी पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, और चेरापूंजी जैसा जो रीजन होता है वहाँ तो वैसे भी रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही थी और जंगल था। तो इस पूरे एनवायरनमेंट पे, इस पूरे के पूरे क्लाइमेट कंडीशन में वॉर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। लेकिन वर्मीज़ लोग तो ट्रेन थे, वर्मीज़ लोग तो यहीं रह रहे हैं, तो उनको ये लड़ाई करना आसान था। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स हार जाते हैं। यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट से आपका ब्रिटिशर्स की आर्मी आई थी, तो यहाँ पर वर्मीज़ जीत जाते हैं और ब्रिटिशर्स हार जाते हैं। लेकिन सी रूट से रंगून की तरफ से जो आर्मी आई थी, तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, और ब्रिटिशर्स जो होते हैं वर्मीज़ आर्मी को हरा देते हैं। और उस समय वर्मीज़ आर्मी के जो कमांडर है वो बुंदेला है। बुंदेला उस समय मारे जाते हैं, और जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो रंगून पे कब्जा कर लेते हैं। रंगून पे क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं, उसे कैप्चर करने का काम करते हैं 1824 में। तो ये पूरा का पूरा रीजन, रंगून का रीजन किसके कंट्रोल में आ गया, तो रंगून का रीजन कंट्रोल में आ गया है ब्रिटिशर्स के। क्लियर हुआ इतनी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को जीत मिली, और ब्रिटिशर्स आगे बढ़ रहे हैं कैपिटल की तरफ। ब्रिटिशर्स जो है वो एवा जो कैपिटल थी उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अब साइन होती है ट्रिटी। इस युद्ध को रोकने के लिए, इस वॉर को रोकने के लिए एक ट्रिटी साइन होती है 1826 में। 1826 में एक संधि साइन की जाती है ब्रिटिशर्स के बीच में और बर्मीज़ के बीच में, जिसे हम ट्रिटी ऑफ यांडाबू कहते हैं। ये ट्रिटी ऑफ यांडाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी ने हमारी म्यांमार की और भारत की बाउंड्री को डिसाइड किया है। ठीक है, तो ट्रिटी ऑफ यांडाबू के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की यहाँ पे जीत होती है, और 1826 में एक ट्रिटी साइन होती है जिसे हम ट्रिटी ऑफ यांडाबू कहते हैं, दोनों पार्टीज़ के बीच में 1826 में। अब क्या क्या बातें यहाँ पे कही जाती हैं, तो पहली बात तो ये कही जाती है कि मणिपुर का जो एरिया है ना, जो आपने कैप्चर किया, आप उसे इंडिपेंडेंट कर दो, आप उसे आज़ाद कर दो, वर्मीज़ के कंट्रोल में मणिपुर नहीं रहेगा। तो मणिपुर को आज़ाद कर देते हैं, मणिपुर को आज़ाद कर देते हैं, और गंभीर सिंह को वहाँ का रूलर बना देते हैं, वहाँ का राजा बना देते हैं। तो मणिपुर क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है।
क्लियर है। इसके अलावा वर्मीज को बोलते हैं कि असम, छाछर और जयंतिया पे जो आपका क्लेम है आप उसको हटा दो, अब आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हो। तो बाद में असम पे कौन अधिकार कर लेता है, तो ब्रिटिशर्स जो है वो असम पर फिर आ जाते हैं। अभी इन्होंने क्या कहा है वर्मीज को कहा है कि आप अपने क्लेम को हटाओ असम के रीज़न से, छाछर और जयंतिया के रीज़न से। इसके अलावा जो अराकान का एरिया आपको देखा ना, वो कोस्टल बाउंड्री वाला एरिया, अराकान का एरिया और क्या है ये तेनासरीमी, ये एरिया जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक सेकेंड मैं इसको हटाती हूँ यहाँ से। हाँ, ये जो अराकान का एरिया है ये रंगून तो कैप्चर कर ही लिया है, और एक एरिया आपको यहाँ पर मिलता है जिसका नाम है तेनासरीन। इन दोनों पे कब्जा कर लेते हैं ब्रिटिशर्स। तो देखो पूरी तरीके से कोस्टल बाउंड्री पे जो कब्जा हो गया है वो ब्रिटिशर्स का हो गया है। क्लियर, पूरी तरीके से जो कब्जा हो गया है वो ब्रिटिशर्स का हो गया है। क्लियर हो गई थी चीज़ें। चलिए ये करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग जो है ब्रिटिशर्स बोलते हैं पे करने के लिए। तो वर्मीज जो है वो 1 मिलियन पाउंड जो है ब्रिटिशर्स को पे करने का काम करते हैं, और दोनों वर्मीज और ब्रिटिशर्स डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे के जो एम्बेसडर है, जो राजदूत है, वो एक दूसरे के एम्पायर में या एक दूसरे की टेरिटरी में रहेंगे। तो वर्मीज का जो एनवॉय होते हैं, वर्मीज के जो एम्बेसडर होते हैं वो कैलकाटा जाते हैं, और जो ब्रिटिशर्स के जो एनवॉय होते हैं या फिर एम्बेसडर या राजदूत होते हैं उन्हें एवा में रखा जाता है। क्लियर, तो दोनों पार्टी इस तरीके से कमर्शियल ट्रीटी में आ जाती हैं। ठीक है, तो इस ट्रीटी के बाद से असम पे से कब्जा हट गया किसका, वर्मीज का, और बाद में जाके असम पे कब्जा किसने कर लिया, ब्रिटिश टेरिटरी ने जो है वो कब्जा कर लिया। बाद में जो कछार किंगडम था वहाँ के राजा को किसी ने गोली मार दी थी, मर गए थे वो। तो 1832 में कछार किंगडम पे भी जो कब्जा कर लिया था वो ब्रिटिशर्स ने कर लिया था। 1833 में अपर असम भी ब्रिटिशर्स के प्रोटेक्शन में आ गया था। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 1839 से 38-39 तक असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये सारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जो आज भारत का हिस्सा है उसे ब्रिटिशर्स ने कैप्चर करने का काम कर लिया था। और ये असम का जब रीजन जैसे ही ब्रिटिशर्स के हाथ में आया तो ब्रिटिशर्स को टी मैन्युफैक्चर में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि असम का जो एरिया है वो चाय के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। क्लियर, तो ये आपको संधि समझ में आई, और पहली एंग्लो वर्मीज वॉर थी ये हमको देखने को। हाँ अगला क्या है, बैरकपुर म्यूटिनी, मतलब बैरकपुर विद्रोह आप बोल सकते हैं, विद्रोह या रिवॉल्ट है। आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। अब हुआ क्या था, जब फर्स्ट एंग्लो वर्मीज वॉर चल रही थी, तो फर्स्ट एंग्लो वर्मी वॉर के समय जो इंडियन आर्मी थी, मतलब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, ऑब्वियसली बात है, तो उनको बोला गया कि आप चटगांव तक जो है वो मार्च करेंगे, चित्तगांव तक आप जो है वो मार्च करेंगे, और आपको शिप में बैठ के रंगून तक जाना पड़ेगा। शिप में बैठ के क्या करना पड़ेगा, आपको रंगून जाना पड़ेगा, ऐसा हमारे सोल्जर्स को बोला गया, ऐसा हमारी आर्मी को बोला गया। तो उस समय हिंदूज़ में एक टैबू चलता था कि हम समुद्र पार नहीं करेंगे, समुद्र को पार करना पाप है, और उसको वो लोग काला पानी कहते थे, उसको क्या कहते थे, काला पानी कहते थे। तो वो समुद्र का रास्ता तय करने के लिए जहाज़ में बैठ के रंगून तक जाने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम चिटगांव तक कैसे जाएं, हमें कुछ यहाँ पे सोर्सेज दीजिए, हमें बैलगाड़ियाँ उपलब्ध कराइए जिससे हम अपने सामान को रख के वहाँ तक मार्च करके जा सकें, और हमारे वेतन को दुगना कीजिए, हमारा जो मनी है, आप जो हमें सैलरी देते हैं उसको आप डबल कीजिए। ऐसा इनसे जो आर्मी थी उन्होंने ब्रिटिशर्स से बोला। तो ब्रिटिशर्स जो है वो इनकी बात नहीं मान रहे थे, तो ये लोग जो है वो विद्रोह पे उतर के आ गए, इन लोग विद्रोह करने लगे। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है, आप लोग विद्रोह मत करो, अगर हमको जो बात रिलेवेंट लगेगी वो बात हम मानेंगे, बाकी बात को हम नहीं मान सकते। लेकिन जो आर्मी थी, हमारी इंडियन आर्मी थी, वो हमारी बिल्कुल मानी नहीं और विद्रोह कर रही थी। तो विद्रोह जब कर रही थी तो ब्रिटिशर्स ने जो है वो अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय किया, और लगभग 200 इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे, जो सेपॉय थे, जो सैनिक थे, जो विद्रोह कर रहे थे, वो यहाँ पर मारे गए। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा बैरकपुर का ये विद्रोह हो रहा था, इसको लीड कौन कर रहे थे, लीडर थे इसके लीडर कौन थे इनके, विंडा थे। बाद में विंडा को अरेस्ट कर लिया गया और पीपल के पेड़ पे इनको फांसी की सज़ा दे दी गई, ये दिखाने के लिए कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई विद्रोह करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा। तो आज भी जो विंडा हीरो हैं इस पूरे के पूरे विद्रोह के, जहाँ पे इनको फांसी की सज़ा हुई थी, वहाँ पर आज भी बैरकपुर में एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पे इनको फांसी की सज़ा हुई थी, जिसे हम बिंडा बाबा का टेम्पल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, बिंडा बाबा का टेम्पल कहते हैं। और यहाँ पे जो भगवान है, जो देवता है जिनकी पूजा होती है, डाइटी, वो है लॉर्ड हनुमान। क्लियर, तो ये दो फेमस इंसिडेंट जो हैं वो लॉर्ड अड़मस्ट के समय हुए थे। ठीक है, आइए अब इनकी लेगेसी हम थोड़ा सा देख लेते। तो इनके समय पे इन्होंने 1824 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की थी, और ये पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने शिमला विजिट किया था समर के सीजन में 1827 में। क्लियर, अब लॉर्ड
अरमस जो थे वो 1828 में वापस से चले गए थे, इंडिया को छोड़ के चले गए थे वापस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें जिनके बारे में बात करनी है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में भारत के मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। तो हम अगले वीडियो में लॉर्ड विलियम बेंटिक के ऊपर चर्चा करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करने में काफ़ी मदद की थी राजा राम मोहन रॉय जी की। तो इन पे हम सारी बातें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।